वर्कशॉप कहा गया है, तो मुझे लगता है कि सबसे पहले तो यह है कि वर्कशॉप नहीं है। जब भी हम कोई लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं तो उसके साथ काफ़ी टेक्निकलिटीज़ जुड़ी होती हैं। तो वर्कशॉप ऐसा होता है कि अगर आप भी कहानियाँ लिखते और मैं भी बैठता और मैं आपकी चीज़ें पढ़ता और आप मेरी तहरीरों की खामियां मुझे बताते, मैं आपकी तहरीर की आपको खूबियां बताता, तो वो जो आदान प्रदान होता है वो वर्कशॉप होता है। यहाँ हम बातें करेंगे कि कहानी कैसे लिखनी है आपको, अगर आपको कहानी लिखनी है। लेकिन अगर यही एक सवाल है तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं उसके लिए मुनासिब शख्स नहीं हूँ। उसकी वजह ये है कि आप सबके हाथ में मोबाइल हैं इस वक्त, मतलब खा आदमी बदमाश हो या मुत्तकी हो, मोबाइल का इस्तेमाल यकसां शौक से कर रहा है। और इस वक्त भी जिस वक्त आप सुनते रहते हैं या सुनने का तासुर देते हैं, उस वक्त भी आप मोबाइल की सरगर्मी से वाबस्ता होते हैं। कहीं ना कहीं से किसी ना किसी से व्हाट्सएप चैटिंग कुछ ना कुछ होते रहती है। हम आमतौर पे जो सेशंस अटेंड करते हैं उसमें हम ये तासुर ज़रूर देना चाहते हैं कि हम आपको सुन रहे हैं, लेकिन बुनियादी तौर पे हम ना सुनने वाले लोग हैं। हम सुनते नहीं हैं बुनियादी, क्योंकि सुनना तो एक बहुत मश्क है और हमारा तालीमी निज़ाम आपको सुनने की मश्क नहीं देता है। उसमें काफ़ी लूपहोल्स हैं। पूरा सुनना, यानी जब हमने कोर्स किए तो हम जानते हैं कि लिखना, पढ़ना, बोलना, सुनना, ये 4 मश्क तय करती हैं कि आप किस तरह की शख्सियत बनने वाले हैं। तो उस टॉपिक पर हम आते हैं। स्टॉप लेकर मैं इजाफी सी बात करना चाहता हूँ, क्योंकि मैं जिस कैंपस में बाजी हूँ, तो पहले तो हम रफ़िया बाजी के स्टूडेंट्स रहे हैं महाराष्ट्र कॉलेज में, मैं भी और सुहेल भी, जो मुड़ मुड़ के पीछे देख रहे हैं क्योंकि मुझे सुनेगा नहीं, क्योंकि हम क्लासमेट रहे हैं। तो और रफ़िया बाजी हमको पढ़ाया करती थी, हम दोनों आमतौर पे साथ ही बैठा करते थे। उसके बाद मैंने फिर इस कैंपस में भी कुछ वक्त गुजारा है, खिलाफत कैंपस में। इस कैंपस में मैंने बीएड किया है यहाँ से। जब मैं गल्फ़ जाकर 4 साल बाद फिर वापस आया और मुझे ऐसा लगा कि मुलाजमत से बेहतर है मैं अपना एजुकेशन कंटिन्यू करूँ, जो मैंने मेरे माशी मसाइल की वजह से पोस्ट ग्रेजुएशन के बाद तर्क कर दिया था। तो फिर मैंने 4 साल मुलाजमत की थी, फिर यहाँ आया। तो खिलाफत में हमने, उस वक्त हमारी प्रिंसिपल डोली मिस्त्री साहिबा थी, जो अब नहीं है। अब यहाँ प्रिंसिपल हैं नसरीन मैडम, जो पहले सेशन में यहाँ थी, अब यहाँ नहीं है। मैं चाहता था कि वो इस सेशन में हों, और उसकी वजह ये है कि स्टूडेंट लाइफ में एक बार कमरे जमात में अदब के मौजू पर वो हमें पढ़ा रही थी, और उस दौरान आई थिंक आप जानती हैं मैं पहले कैसा था, तो डेफिनेटली अब मैं वैसा नहीं हूँ। तो मुझसे शायद थोड़ी सी तल्ख मैंने शायद उनसे सवाल करते हुए या आर्ग्यूमेंट करते हुए मैं उनसे आज माफ़ी मांगना चाहता था अपने उस रवैये के लिए। और अगर यकीनन जो यहाँ उनके स्टूडेंट्स होंगे वो उन्हें ज़रूर बताएंगे कि उनका एक पुराना स्टूडेंट उनसे पब्लिकली माफ़ी मांगता है अपने 2 मिनट के मिसबिहेवियर की वजह से। तो हम सब इर्तका करते हैं, हम सीखते हैं, हम ग्रो करते हैं, और जो अर्ली एज में हमसे ख़ताएँ होती हैं, लग्जिशें होती हैं, वो हमारे दिल में रहती हैं, और जब मौका मिले आपको माफ़ी मांग लेना चाहिए किसी से भी। अब हम वापस आते हैं अपने मौजू पर। जब मैंने आपसे सवाल पूछा था कि आपके पास, सबके पास मोबाइल है, तो जब मोबाइल आपके पास है तो आप AI चैट GPT में जाकर अगर सिर्फ एक लाइन लिखेंगे, हाउ टू राइट अ शॉर्ट स्टोरी, तो आपके पास इमीडिएटली बहुत ही खूबसूरत सा जवाब आएगा। और यही मैंने किया जब मैं घर से निकला। और चूंकि ये फारूक साहब ने आपको बुलाया था, तो बम्बई में इस वक्त कम से कम वो लोग जो उर्दू अदब से जुड़े हुए हैं, किसी की इतनी मजाल है नहीं कि वो ना कहे। मुझे नहीं लगता कि आप किसी को बुलाएं और वो आने से इनकार करें। लेकिन मैंने इस मौजू पर, मेरा उस तरह से प्रिपरेशन नहीं था, तो मैंने उसको चैट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ज़रिए से पढ़ा, तो मुझे उसका काफ़ी सेटिस्फैक्ट्री जवाब आया। मुझे लगता है कि वो जवाब आप भी पढ़ सकते हैं और 10 मिनट में ये सीख सकते हैं कि कहानी कैसे लिखनी है। आपको वो सारी बातें आपको बता देगा जो कहानी के बुनियादी एलिमेंट्स हैं, जिसको हमने बचपन से पढ़ा है और आप सब ने पढ़ा है। लेकिन दोस्तों, बुनियादी तौर पे ऐसा होता नहीं है। अगर सबको ये पता है कि कहानी के अनासिर क्या हैं,
तो फिर कहानी सब अच्छी क्यों नहीं लिख पाते हैं, ये सवाल होता है। और इस सवाल को हम कहीं ना कहीं एड्रेस करेंगे, लेकिन उस सवाल से पहले आप ये देखिए कि आपकी ज़बान में यानी उर्दू में और हमारी ज़बान में कहानी लिखने का माशरा कैसा है। क्या आपकी ज़बान में लोग कहानियाँ पढ़ते हैं? क्या आपकी ज़बान में लोग नॉवेल्स पढ़ते हैं? आपकी ज़बान में कहानी लिखने वाले का क्या मकाम है? आपके एजुकेशनल सिस्टम में कहानी लिखने वाले का या नॉवेल लिखने वाले का क्या मकाम है? ये आपको अगर नहीं पता है तो मैं वाकई में चाहूँगा कि आपको बताऊँ। मेरा तजुर्बा है कि उर्दू में मुशायरे के अलावा दूसरी किसी चीज़ की कोई इज्जत नहीं है। अगर आप उर्दू के किसी भी इंटेलेक्चुअल को बुलाएं जिसने तारीख़ पर, इमरानियात पर, नफ्सियात पर, फ़लसफ़े पर, मज़ाहिब की तारीख़ पर कोई संजीदा काम अपनी ज़िंदगी भर का वक्त देकर किया है, आपको सुनने वाला क्लास नहीं मिलेगा। ना उर्दू वालों का क्लास सुनने वालों का क्लास है, ना उर्दू वालों का क्लास बेसिकली सीरियस पढ़ने वालों का क्लास है। नॉवेल तो बहुत दूर की चीज़ है। नॉवेल तो एक ऐसी ख़तरनाक सिन्फ है जिससे आम तौर पर ख़राब किस्म के असातिज़ा बच्चों को पढ़ने से रोकते हैं। मैंने तो काफ़ी अपने एजुकेशन के करियर में, जब मैंने 12-15 साल जिस तरह से मैंने पढ़ाया है उर्दू मीडियम स्कूल्स में, मैंने ऐसे टीचर्स देखे हैं जो बच्चों को मना करते हैं कि आपको नॉवेल नहीं पढ़ने हैं, क्योंकि आपका जो पूरा अखलाक का तसव्वुर है वो काफ़ी डामाडोल है, और नॉवेल तो आपको उस तसव्वुर के ख़िलाफ़ खड़ा करता है। नॉवेल तो आपको बेसिक आपके जो क्वेश्चंस हैं, जो सारी बेड़ियाँ आपके पैरों में हैं, नॉवेल उन बेड़ियों की झनकार आपके कानों में गूंजने, उसको मजबूती से शोर में तब्दील कर देता है। आप कहाँ से आए हैं, आपका क्लास क्या है, आपकी मेंटेलिटी क्या है, आपका उस्तूर क्या है, ये सारे सवालात नॉवेल आपसे बहुत संजीदगी से पूछता है। तो नॉवेल जहाँ जमहूरियत का एक बड़ा टूल है, वहाँ वो जिस तरह से डिक्टेटरशिप के खिलाफ रहता है, जैसे आप पूरा रशियन नॉवेल देख लीजिए, यूरोप के बहुत सारे कंट्रीज़ का नॉवेल देख लीजिए, इवन हिंदुस्तान का नॉवेल देख लीजिए आज़ादी के बाद, नॉवेल हर तरह की अथॉरिटी को चैलेंज करता है, चाहे वो स्टेट अथॉरिटी हो, रिलीजियस अथॉरिटी हो, ऑर्थोडॉक्स अथॉरिटी हो। तो नॉवेल की सिन्फ गैर मामूली सिन्फ है जिसने इर्तका किया है पिछले 550 बरसों में दुनिया भर में, और ये सिन्फ आपको हर तरह से अपना तज्जिया करने का, अपनी खुद एहतसाबी करने की तरफ ले आती है। चुनांचा इस सिन्फ के खिलाफ एक खामोश मूवमेंट उर्दू सर्कल में और उर्दू माशरे में नज़र आता है। मेरा नॉवेल रूज इन साहित्य अकेडमी अवार्ड मिलने से पहले जर्मन ज़बान में बाजी तर्जुमा हुआ। मैं आपको फ़र्क बता रहा हूँ, हमारा माशरा जिसे आप उर्दू का माशरा कहें, मैं उसे अखलाकन उर्दू का माशरा कहता हूँ, मैं उसे मुसलमानों का माशरा नहीं कहता, मैं उसे गुरेज करता हूँ। तो उर्दू का माशरा और नॉवेल का माशरा, ये किताब तर्जुमा हुई, इत्तफाक ये था कि स्विट्ज़रलैंड में उसकी रस्म इजरा मुनक्किद हुई। तो जिस इदारे ने स्विट्ज़रलैंड में वहाँ 3 दिनों का हिंदुस्तानी अदब का फेस्टिवल चल रहा था, तो मुझे 2018 में उन्होंने इनविटेशन भेजा। तो चूँकि वो स्विस अकेडमी के थ्रू आया था, तो मुझे फ़ौरन उसका वीज़ा मिल गया, तो मैं 1 हफ़्ते के लिए स्विट्ज़रलैंड गया। मेरे साथ कुछ और भी हिंदुस्तानी अदीब थे। मुझे कुछ नहीं पता था क्योंकि मैं उर्दू माशरे से आया था। मेरा किताबों का तसव्वुर, रस्म इजरा का तसव्वुर, लोगों का अदब बैठ कर सुनना, ये सारा तसव्वुर उर्दू स्कूलों का, उर्दू कॉलेजेस का था जो मैं अपने साथ लेकर चला था। लेकिन जब मैं वहाँ पहुँचा, मुझे मेरा पहला कल्चरल शॉक था। मुझे ये बताया गया कि जो ऑडिटोरियम है, जो इतना ही बड़ा ऑडिटोरियम है, उसकी जो सीटिंग कैपेसिटी है, उसमें हर सीट सेल हुई है, और उसका जो टिकट है वो 2000 रुपये से कम नहीं होगा। अब आप तसव्वुर करें, यहाँ कोई नॉवेल निगार के नॉवेल को लॉन्च किया जाने वाला है, उससे गुफ्तगू होने वाली है, उसके बाद आपको किताब खरीदनी है, तो क्या आप 200 रुपये देकर ये सीट बुक करेंगे? आपको ये मुफ्त में मिली है, इसलिए आपको इसकी कद्र नहीं है। ये हमारा माशरा है। और उस दिन वो पूरा ऑडिटोरियम, उसकी पूरी सीट चूंकि बुक थी, तो जिन लोगों को टिकट नहीं मिला, उनके लिए बाहर उन्होंने स्क्रीन रखा था और उनके लिए अलग से इंतजाम किया था, वो भी पेड था। यूरोप में एकेडमिक लेक्चर्स फ्री नहीं होते हैं। कोई भी स्कॉलर, कोई भी राइटर, कोई भी नॉवेलिस्ट
या वो शॉर्ट फिक्शन लिखने वाला हो, वो मुफ्त में आपके पास कभी अवेलेबल नहीं होगा। उसका लिटरली एजेंट तय करेगा वो कहाँ जाएगा, उसका रेम्यूनरेशन क्या होगा, उसके एक्सपेंसेस क्या होंगे। इट्स अ वेरी कॉस्टली बिजनेस। आपको उर्दू के राइटर मुफ्त में मिलता है, इसलिए ना आप उसको पढ़ते हैं ना सुनते हैं। ये एक फ़र्क है कल्चर का। अब हमारा इंटरव्यू लेने के लिए जिस खातून को उन्होंने रखा था, जेनिफर, वो जर्मन ज़बान में की एक बड़ी सहाफ़ी थी और नॉवेल से इक़्तिबास पढ़ने के लिए उन्होंने जर्मन ज़बान के एक अदाकार को बुलाया था और वो जर्मन ज़बान में नॉवेल के हिस्सा एक पढ़ते थे और हमारी जो मुतरजिम थी वो उसका उर्दू मतन भी उनको पढ़कर सुनाती थी कि उर्दू लैंग्वेज में उसका फ्लेवर कैसा है, उसका प्रोनंसिएशन कैसा है। और फिर वो जर्मन ज़बान में वो ऑडियंस को, जब ये सब कुछ चलता रहा, जब ये ख़त्म हुआ, ये सेशन कम से कम 2.5 घंटे का सेशन होगा। हमारे यहाँ तो आप 10-15 मिनट, मैंने देखा नहीं है उर्दू वालों को प्रोज डिस्कशन, इल्मी डिस्कशन 2-2.5 घंटे के हों और पेड हों, आज तक एक भी मैंने मुल्क गिर सतह पर नहीं देखा है। बंबई तो छोड़ दीजिए, कहीं नहीं देखा है। तो पेड सेशन होते हैं और 2-2.5 घंटे के सेशन से वेल क्राफ्ट सेशन होते हैं, यानी निजामत करने से लेकर जो नाज़ी में जलसा होता है उसके पास भी पूरी रिसर्च बायोडाटा होता है और वो पहले से ही आपसे मंगा लेते हैं हर चीज़, सारी चीज़ प्रोफेशनल वे में होती है। ये फ़र्क है। उसके बाद जब आपका सेशन खत्म हो जाता है, आपको बारे में जो कुछ चीज़ें, उसके बाद आप जब बाहर जाते हैं तो एक कमरा होता है जहाँ पर वो लोग जिन्होंने आपको सुना है, जिन्होंने आपकी किताबें खरीदी हैं, वो आपसे ऑटोग्राफ लेंगे। और वहाँ आपको पहली बार हैरानी होगी, क्योंकि मुझे याद है मंटो से लेकर, कृष्णचंद्र से लेकर, इस्मत आपा से लेकर मेरी जनरेशन तक जो बम्बई में फिक्शन लिख रही है और फिक्शन से बहुत कमिटेड है। मतलब हम लोग, ये जो पूरा हमारा जो कमिटमेंट है, ये सिर्फ मेरा नहीं है, ये बिल्कुल मेरे बुजुर्गों तक जाता है और उन तक जाता है जिनको हमने देखा भी नहीं, लेकिन हम, मेरे सीनियर्स उनसे जुड़े हुए थे। इस तरह से हमारा ये जो पूरी चेन बनती है बम्बई लिटरेरी सर्कल्स की, जिसे हम प्रोग्रेसिव और मॉडर्न लिटरेचर के बड़े बड़े नाम कहते हैं, उन तक हमारे यहाँ राइटर्स की किताब खरीद कर वहाँ पर जाकर उससे ऑटोग्राफ लेने की रिवायत नहीं है। तो इस सिनारियों में कोई कहानी क्यों लिखना चाहेगा? वो तो चाहेगा मैं तुकबंदी करके किसी उस्ताद को पकड़ के 10-12 गज़लें लिख लूँ, मुशायरा मिलेगा, पैसा मिलेगा, शोहरत मिलेगी। तो इतना सिंपल सिनारियो मकबूलियत का जिस ज़बान में हो, उस ज़बान में आदमी फ़लसफ़े की तरफ क्यों जाएगा? तारीख़ के महाख़ज़ का मुताला क्यों करेगा? इमरानियात का मुताला क्यों करेगा? फ़लसफ़े का मुताला क्यों करेगा? ये सारे चैलेंजेस आपकी उर्दू के साथ जुड़े वाबस्ता हैं। तो मेरा इत्तफाक फिर ये था कि मैंने देखा कम से कम 50-60 लोग ऐसे थे जो कतार में खड़े थे ऑटोग्राफ लेने के लिए। वो वहाँ के यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर थे, रिसर्च स्कॉलर्स थे, बड़े राइटर्स थे, जर्मन ज़बान, कुछ माइग्रेटेड राइटर्स। तो ये एक्सपीरियंस होता है। दूसरे साल उसी किताब पर मुझे जर्मनी में बुलाया और जर्मनी की बेशतर यूनिवर्सिटीज़ में मैंने नॉवेल पर लेक्चर्स लिए हैं। मेरी मुतरजिम उसको तर्जुमा करती थी, उर्दू हिंदी के रिश्तों पर, नॉवेल पर। और यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स कम होते हैं क्योंकि वहाँ पर एक भी ऐसा स्टूडेंट आपका सेशन अटेंड नहीं करेगा जिसे दिलचस्पी नहीं है। हमारे यहाँ दिलचस्पी के बगैर हम तादाद ज़्यादा बताने के लिए लोगों को कस्में देकर बुलाते हैं। ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए। जिसका जिस मैदान में ज़ौक़ है उसे उस जगह जाके बैठना चाहिए। बिल्कुल गलत बात है। यानी अगर आपको कहानी लिखनी ही नहीं है लेकिन आपके प्रिंसिपल ने प्रेशराइज किया है, आपके शौहर अफसाना निगार हैं उन्होंने प्रेशराइज किया है, या किसी और ने, तो नहीं आना चाहिए। वो काम जब अपनी मर्जी के बगैर करते हैं हमेशा नाकाम होता है, नहीं करना चाहिए। तो मैंने बॉन यूनिवर्सिटी में और दूसरी यूनिवर्सिटीज़ में देखा है, छोटा सेशन होता है लेकिन वो सेशन कमाल के होते हैं, वो स्टूडेंट्स कमाल के होते हैं बाजी। उनका मुताला हिंदुस्तानी अदब, हिंदी अदब, बंगाली अदब, तमिल अदब, उर्दू अदब का बेशबहा होता है। और उसमें जो उर्दू ज़बान वहाँ पढ़ रहे होते हैं वो भी हर एक चीज़ पे दस्तरस रखते हैं। उनको सारा उर्दू लैंग्वेज में जो कुछ ड्रामा हो रहा है वो सब पता होता है। तो अगर आप वो स्टूडेंट हैं जिसका अदब पेशन है तो फिर आप अदब के मैदान में नाकाम नहीं होंगे, वरना महज कहानी लिखकर कुछ नहीं होता है, कुछ भी नहीं होता है। जिंदगी जब मैंने लिखा, जो मेरा काफ़ी ज़ख़ीम नावल है 800 सफ़ों का, वो नावल देखिए उर्दू का कोई इदारा, हिंदुस्तान और पाकिस्तान के तमाम इदारों को मिला लीजिए, कोई इदारा ऐसा नहीं है जो आपको नावल लिखने पर रिसर्च ग्रांट दे। आप तो फारूक साहब खुश नसीब हैं
कि बचपन और बच्चों से रिलेटेड किसी काम के लिए आपको कहीं से कोई इदारा स्पॉन्सर कर सकता है, लेकिन अगर मुझे नॉवेल लिखना हो, फर्ज करो कि एक बार मेरे जहन में आया था कि स्पेन में मुसलमान किस तरह से ख़त्म किया गया, मुझे इस मौजू पे नॉवेल लिखना है जो मैं 1000 सफ़ों का लिख सकता हूँ, लेकिन मुझे उसके लिए स्पेन में 1 साल रहना पड़ेगा। मुझे कोई इदारा 10 लाख स्पॉन्सर नहीं करेगा, वो मुशायरे के लिए एक शायर को 5 लाख दे देगा, ये माशा है आपका। लेकिन जिंदगी का जब मैंने प्लॉट बनाया तो मेरे तो इत्तफाक से उस दिन मुझे एक ईमेल आया था, वो भी इत्तफाक से किसी जर्मन यूनिवर्सिटी का था, और उन्होंने कहा था कि दुनिया भर से हम सिनॉप्सिस मंगा रहे हैं नॉवेल के लिए, पोएट्री के लिए, सिनेमा के लिए, सब। मैंने कहा ये तो बहुत अच्छा है। मैंने अंग्रेज़ी में एक सिनॉप्सिस बनाया कि दूसरी जंग अज़ीम और पहले जंग अज़ीम के बाद यूरोप के अंदर यहूदियों के साथ तशद्दुद किस तरह शुरू हुआ और यहूदियों का जो कत्लेआम है वहाँ तक वो कैसे पहुँचा, और हिंदुस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश की अक़लियतों को मुस्तकबिल में क्या वैसे ही ख़तरे हैं, क्योंकि वहाँ की वो अक़लियत थी यहूद, उनके साथ जिस तरह से नाज़ी फोर्सेस ने किया, तो मुझे तकाबुली मुताला करना था यूरोप के पास्ट का और हमारे मुस्तकबिल का, जो ख़तरा मुझे बहुत वाज़ेह नज़र आता है। जब ये नावल मैंने लिखा और ये हिंदुस्तान पाकिस्तान में छपा और इसका काफ़ी वेल अच्छा रिस्पॉन्स रहा है, तो मैंने ये देखा कि जो थ्रेट्स अक़लियत को यूरोप की थी, और यूरोप में सिर्फ यहूदी कत्ल नहीं हुए, उसके साथ जिनसी अक़लियतें, जो सिंटीस जो यहाँ के मुहाजिरीन थे, कम्युनिस्ट, लेफ्टिस्ट, राइटर्स, बहुत सारा क्लास जो हुकूमत को टारगेट करता था, उन सब को उन्होंने कंसंट्रेशन कैंप में भेजकर उनका सफाया किया। तो मैंने जब वो रिसर्च का प्रोजेक्ट भेजा तो मुझे उन्होंने 5 कंट्रीज़ में जाकर रहने के लिए ग्रांट दी। तो मेरा फ्रांस में रहना हुआ, ऑस्ट्रिया में रहना हुआ, जर्मनी में रहना हुआ, प्राग में रहना हुआ, तो यूरोप को मैंने काफ़ी देखा और मैं उन तमाम लोगों से मिला जिनका वो तजर्बा था, जिसमें क्रिश्चियन भी हैं, आर्मी में जिन्होंने काम किया वो भी हैं, जिन्होंने मारा यहूदियों को वो भी हैं, जिनकी फैमिलीज मरी हैं वो भी हैं। तो वो एक तजर्बे के साथ वो नावल लिखा गया। लेकिन उर्दू माशरे में आपको ऐसी इल्मी काविशों के लिए फंडिंग नहीं मिलती है, तो कोई उर्दू में क्यों लिखेगा? तो जब उर्दू में ये मसाइल हैं तो नए लिखने वालों की हौसला अफजाई के इम्कानात मुझे ज़्यादा नज़र नहीं आते। लेकिन अगर आप में आपका इरादा मुसम्मम है, बहुत मजबूत इरादा है, और इस सिर्फ से आपको गहरी मोहब्बत है, तो आप अपने लिए रास्ते बना सकते हैं, और ये मैंने देखा है। तो नए लिखने वालों को, जो ने अफसाना लिखना है, कहानी लिखना है, नावल लिखना है, मायूस होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। आप संजीदगी से मुताला करें, और मुताला क्या करना है वो बहुत अहम होता है। आमतौर पे हमें पता ही नहीं होता है कि हमें पढ़ना क्या है। शायद मैंने 2-4 मिनट ज़्यादा ले लिए, क्योंकि बाजी ने मुझे कहा भी है कि मेरे हिस्से की कुछ बातें भी तुम कर देना जो उन्होंने मुझे पढ़ाई हैं। तो जैसे मैंने इस साल एक रेजोल्यूशन अपने लिए बनाया है, और वो मैं समझता हूँ कि हम स्टूडेंट्स हम सब अपने लिए बना सकते हैं। मैंने एक कागज़ पर ये लिखा कि इस साल हर दिन 5 से 7 घंटे मैं कवायद पर, सेंटेंस कंस्ट्रक्शन पर, वोकेबलरी पर और रीडिंग पर सर्फ करूँगा हर दिन, ताकि मैं 2 साल बाद अंग्रेज़ी में लिख सकूँ। हालांकि मैं अंग्रेज़ी में लिखता हूँ और मेरे अंग्रेज़ी के नॉन फिक्शन मज़ामिन कई अच्छे जगह पर अंग्रेज़ी में शाया हो चुके हैं। मेरी अंग्रेज़ी में 2 किताबें पेंगविन ने छापी हैं, रूजिन का तर्जुमा, और इस साल उन्होंने खुदा के साए में आंख मिचोली का तर्जुमा छापा है, और नेक्स्ट ईयर फ्रेंच में भी उसका हो रहा है। तो मतलब मैं अगर उर्दू में भी लिखूँ तो अब मेरे पास अंग्रेज़ी में पब्लिकेशंस हैं, लेकिन मैंने सोचा है कि क्यों ना मैं बराह रास्त अंग्रेज़ी में लिखूँ। और यही मैं आपको बता रहा हूँ, उर्दू में आपको लिखना है तो करना क्या है। जब भी आपको लिखना है तो आइडिया तो सबके पास है ना। एक लड़की थी, एक लड़का थी, दोनों ने मोहब्बत की, उस एक के बाप को पता चला, उसकी शादी कहीं और कर दी, ये सबको पता है। लेकिन इसको लिखेंगे कैसे? लिखने के लिए जो आपके पास जो टूल्स हैं वो लैंग्वेज का टूल है, और लैंग्वेज का टूल आसान नहीं है। मैंने बड़े बड़े लोगों को फाश गलतियां करते हुए देखा भी है और पढ़ा भी है वो। और जब तक आप परफेक्शन नहीं लाएंगे तब तक आपकी तहरीर में तासीर पैदा नहीं होगी, और तहरीर में अगर तासीर पैदा नहीं है तो वो क़ारीन तक नहीं पहुंच पाएगी जिस ताकत से किसी मतन को पहुंचना चाहिए। तो सबसे पहली चीज़ जो मुझे लगता है कि नए लिखने वालों को और तलबा और तालिबात को
ध्यान देना है वो है लैंग्वेज, अपनी ज़बान, और उसकी इस्लाह आप कैसे करेंगे? आप 1-2 साल में नहीं चलता। इट्स अ वेरी लॉन्ग प्रोसेस। आपको 10, 12, 15, 20 साल तक ऐसा लगता है कि आप डेली उस रूटीन में होंगे पढ़ने के, तब जाके ज़बान आपकी आहिस्ता आहिस्ता रिफाइन होने लगती है। क्योंकि हम में से बेशतर ऐसे हैं उर्दू जिनकी मादरी ज़बान नहीं है, जैसे मेरी नहीं है। मेरी मादरी ज़बान कोंकणी है, मराठी से बहुत करीब है। मेरा पूरा लिंग्विस्टिक सिस्टम जो है, जो प्रोनंसिएशन है, जो वॉइसेस है, वो मराठी की खड़ी बोली से बहुत करीब है, उनके ड़ से बहुत करीब है। मैं उर्दू में बहुत नफीस उर्दू नहीं बोल सकता। मैं उर्दू के तलफ़ुज़ उस शाइस्तगी से अदा नहीं कर सकता जिस तरह से कोई लखनऊ या दिल्ली का उर्दू घराने से आया हुआ शख्स अदा करे। लेकिन आमतौर पर अब हमने देखा है लखनऊ और दिल्ली के उर्दू घराने बर्बाद और तबाह हो चुके। वहाँ तो उर्दू पढ़ी भी नहीं जाती, उसे एक धुंध है कि हम उर्दू कहीं नहीं है। नॉर्थ में उर्दू ख़त्म हो चुकी है। अब हम उर्दू को पढ़ रहे हैं, ये हमारा अपना एक हौसला भी है और ज़ौक़ भी है और शौक़ भी है। और शौक़ वो चीज़ है जिसके लिए बाज़ औक़ात लोग अपनी जान की बाजी लगा देते हैं। तो हमने भी शायद उर्दू से जो मोहब्बत की है वो शायद हम कहीं ना कहीं से अपने करियर का, अपने फ्यूचर का, बहुत सारी चीज़ों का उसके साथ सौदा कर लेते हैं। तो मोहब्बत में आप बहुत सारी कीमत अदा करते हैं। उर्दू से शायद हमारा ऐसा ही रिश्ता है। तो दोस्तों, लेकिन जब आप मेहनत करेंगे तो वो लैंग्वेज की पोटेंशियलिटी आपके पास आएगी, जिसमें ग्रामर, वर्ब्स, स्ट्रक्चर, कंस्ट्रक्शन ऑफ सेंटेंसेस, जब इस पर आपको कुदरत नसीब होगी तब आप अच्छा लिख पाएंगे, परफेक्ट लिख पाएंगे। अंग्रेज़ी में तो मुमकिन ही नहीं है। उर्दू में तो आप ख़राब लिखेंगे तो भी छप जाएगा, क्योंकि उसके बाद जो एडिटर जो एडिट करता है वो भी यकसा गलतियाँ करता है। तो किसी को कहीं कुछ नहीं पता कि एग्जैक्टली रिफाइन प्रोस क्या है। अभी हमने पिछले दिनों एक बहुत बड़े उर्दू के फिक्शन निगार का, बम्बई के एक बहुत जूनियर अफसाना निगार पर एक मजमून पढ़ा, और मजमून अखबार में छपा है, और आखिरी के 3 सत्रों में उन्होंने मशवरा दिया है कि नौजवान को अपने ज़बान व बयान पर और तवज्जो देनी चाहिए, उनका मुस्तकबिल रोशन है। लेकिन जब आप उस मजमून का पहला पैराग्राफ पढ़ेंगे, ज़बान की 3 गलतियाँ हैं उसमें। इसका मतलब ये है कि उर्दू में हर चीज़ छपती है। उर्दू के अखबार ख़राब से ख़राब मज़ामीन को भी शाया करते हैं। उर्दू के अखबार में आपको एडिटिंग नाम की कोई चीज़ नज़र नहीं आएगी, उनको तसव्वुर ही नहीं है। लेकिन अंग्रेज़ी में मुमकिन नहीं है, मुमकिन नहीं है कि आपका मजमून, अच्छा यहाँ एडिटर भी बैठे हैं उर्दू अखबार के आपका अखबार अच्छा है। तो मेरे कहने का मतलब है, इकोनॉमिक पॉलिटिकल वीकली ने मेरा एक आर्टिकल छापा है जो 3 सफ़ों का है, लेकिन वो 6 महीने लिए हैं उस मजमून को छापने के लिए। उर्दू अखबार तो आपको जुमा छाप देता है, लेकिन अंग्रेज़ी में आपको 6 महीने बाद जब वो तहरीर छपती है तो उसकी न सिर्फ उसके टेक्स्ट की अहमियत होती है, बल्कि उस प्लेटफॉर्म पे छपा है। फिर मुझे बाद में पता चला कि बहुत सारे प्रोफेसर और HOD चाहते हैं कि उनका मजमून वीकली में छपे। एक मजमून मैंने वायर के लिए किया था, स्क्रोल के लिए किया था, उर्दू तबात के 200 साल, वो सर 3 महीने लिए उन्होंने, और 15 बार मुझसे उन्होंने उस पर कहाँ कहाँ रेफरेंसेस में उनको शुबहात हो रहे थे, उसके लिए रिफ़र की गई किताबों की तस्दीक करने के लिए कहा। तो अंग्रेज़ी में आपका मजमून नहीं छपेगा, उसके लिए बहुत सारा ऑथेंटिफिकेशन चाहिए। उर्दू में तो या तो आपका ताल्लुक़ हो, या आप खूबसूरत हों, या आपके अब्बा अमीर हों, सब छप जाता है। आपका शेर मजमुआ भी छप जाएगा, आपके अफसाने भी छप जाएंगे, उस पर अच्छी से अच्छी तकारीब होंगी जिसमें शहर के नामवर और अमीर हजरात तशरीफ़ लाएंगे। लेकिन इससे आपका लिटरली करियर हरगिज़ नहीं बनेगा। लिटरली करियर के लिए आपको बहुत जाफिशानी करनी है और बेपनाह मोहब्बत से इस फ़न को इख्तियार करना है। तो जब ये चीज़ें आपके यहाँ आएगी, और ये चीज़ें कब आएगी? जब आपका पैशन हो, लॉन्ग टर्म रीडिंग हो, आपको एक लंबे अरसे तक बहुत कुछ पढ़ना है। आपके अपने ज़बान का क्लासिक पढ़ना है, आपकी ज़बान के बेहतरीन असातिज़ा को पढ़ना है, शायरी को पढ़ना है, शायरी की क्लासिक्स को पढ़ना है, तनकीद को पढ़ना है, लिसानियात को पढ़ना है, तारीख़ को पढ़ना है, मज़हबियात को पढ़ना है, हर चीज़ को आपको पढ़ना है। आप जितना पढ़ेंगे उतना कुशादा आपका जहन होगा और उतनी रोशनी आपके अफकार से जलवा करेगी। और उर्दू माशरा आपको रोकता है, इसलिए हर चीज़ को फ़ौरन अडॉप्ट मत कीजिए, चैलेंज कीजिए, चैलेंज कीजिए अपने आप को, अपनी पोजीशन को, अपने नॉलेज को, और उसका फिर उसका तकाबली मुताला करें दुनिया के अदब से। आप अंग्रेज़ी पढ़ें, आप सिर्फ उर्दू में लिखकर चलने वाला ज़माना ख़त्म हो गया।
आपको अंग्रेज़ी और हिंदी और जो इलाकाई आपकी ज़बान है या रियासती ज़बान है, मराठी यहाँ पर है, आपको उन ज़बानों का अदब भी पढ़ना चाहिए। तो डेफिनेटली आपने ये फैसला किया है कि आपको उर्दू में लिखना है। लिखना बहुत सिंपल है, उसके कायदे हर किताब में लिखे हुए हैं, लेकिन आपका पैशन नहीं होगा, मेहनत नहीं होगी और एक लंबी तारीख आपकी पढ़ने की नहीं होगी, तब तक आपकी तहरीर में वो तासीर नहीं आएगी जो मुझे लगता है मैं हर नए लिखने वाले की तहरीर में देखना चाहता हूँ। नसरीन मैडम आकर बैठी हैं और मैडम मैंने शुरू में ही आपकी गैर मौजूदगी में भी सबसे कह दिया कि एक बहुत नाखुशगवार दिन था। मैं अपनी टीचर से उस दिन के लिए पब्लिकली माफ़ी चाहता हूँ, आप मुझे माफ़ कर दीजिए मैडम। मैं इसी के साथ अपनी बातें ख़त्म करता हूँ, बाकी बातें रफ़िया बाजी करेंगे।